नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजन लाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। राजस्थान इन दिनों घने कोहरे की चपेट में है। शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पिछले 2-3 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी हुई थी और ठंड से कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब ठंड तेजी से वापस आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों के तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट आएगी। पिछले 24 घंटे के अंदर राज्य के तापमान की बात की जाए तो सोमवार को मौसम शुष्क बना रहा। प्रदेश में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 30.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 7.6 डिग्री रहा। मंगलवार को मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार आज भी राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। इसके तहत विभाग ने 15 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलवर, भरतपुर, दौसा, दीव, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, सवाई माधोपुर, सिरोही, चूरू और हनुमानगढ़ शामिल है। इन इलाकों के आसपास घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है, जो 24 दिसंबर तक जारी रहने का अनुमान जताया है। इसके अलावा साथ ही अगले 1 हफ्ते तक राज्य में मौसम सूखा रहेगा और शीतलहर चलती रहेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल करीब 2 माह से बंद पड़ा है। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। झुंझुनू जिले में हजारों किसान पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं। किसान तहसील, जिला कार्यालय और ई मित्र केंद्रों के लगातार चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन समाधान कहीं नहीं मिल रहा। कुछ जिलों में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सरकार ने 28 अक्टूबर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल बंद कर दिया। इस दौरान सभी जिला अधिकारियों की आईडी भी सीज कर दी गई। इसके चलते न तो नए पंजीकरण हो पा रहे हैं और न ही पहले से जुड़े किसानों की समस्याओं का समाधान हो पा रहा है। किसान लालचंद व अनिता ने बताया कि पोर्टल बंद होने के कारण जिले के करीब 2500 किसान पिता की मृत्यु के बाद अपने नाम से नया पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं। वहीं सैकड़ों ऐसे किसान हैं जिन्हें 21वीं और चौथी किस्त की राशि नहीं मिली है और इसके लिए जरूरी अपडेट भी नहीं हो पा रहा। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो ये किसान अगली किस्त से वंचित रह सकते हैं। झुंझुनू में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन मेड़ता सिटी, जिला नागौर में मंगलवार को किया जाएगा। झुंझुनू जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम सूचना केंद्र सभागार में दोपहर 12 बजे से आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान किसानों के हित में संचालित राज्य सरकार की योजनाओं, नवाचारों एवं उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। किसानों ने पोर्टल शुरू करवाने की मांग की है। पोर्टल बंद होने से अनेक किसानों के नाम नहीं जुड़ पा रहे। इसके अलावा जरूरी अपडेट भी नहीं हो रहे। पोर्टल बंद होने के कारण जिले के हजारों किसान पिता की मृत्यु के बाद अपने नाम से नया पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं। पोर्टल जल्द शुरू होना चाहिए। लेक सिटी उदयपुर में आगामी 10 से 15 दिनों तक पर्यटन अपने चरम पर रहेगा। नए वर्ष के स्वागत और वर्ष 2025 के अंतिम दिनों को यादगार बनाने के लिए देसी विदेशी पर्यटकों की बड़ी आमद शुरू हो चुकी है। पर्यटन सीजन पूरे पीक पर पहुंच रहा है। इसका असर शहर की रौनक, होटल उद्योग और सड़कों पर वाहनों की बढ़ती भीड़ से नजर आने लगा है। लेक सिटी की झीलें, महल, ऐतिहासिक धरोहरें और प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को लगातार आकर्षित कर रहे हैं। खासकर नए साल के जश्न को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह है। होटल, रिसोर्ट और विला में एडवांस बुकिंग लगभग हो चुकी है। कई प्रमुख होटलों में तो पहले ही हाउसफुल की स्थिति बन गई है। स्कूलों में अवकाश शुरू होते ही बड़ी संख्या में परिवार सहित लोग उदयपुर घूमने पहुंच जाएंगे। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों में इस सीजन को लेकर अनुसार इस बार बीते वर्षों की तुलना में पर्यटकों की संख्या अधिक रहने की संभावना है। लेक पिछोला, फतेह सागर, सिटी पैलेस, सज्जनगढ़ की भी आवाजाही शुरू हो गई है। शाम समय बाजारों, कैफे और रेस्तरां में अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। बढ़ते पर्यटन दबाव से शहर की यातायात व्यवस्था प्रशासन के लिए चुनौती बनती जा रही है। सड़कों पर अभी से जाम की स्थिति बनने लगी है। चेतक सर्किल, कुम्हारों का भट्टा, देली गेट, शास्त्री सर्किल, सूरज पोल, उदर पोल और गुलाब बाग जैसे प्रमुख मार्गों पर दिन भर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह और शाम ही नहीं, दिन में भी कई जगह यातायात के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। यातायात पुलिस और प्रशासन के सामने अगले 1 पखवाड़े तक यातायात सुचारू रखना चुनौती रहेगा। यदि पर्यटकों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो शहर वासियों के साथ साथ पर्यटकों को भी जाम से जूझना पड़ सकता है। यातायात प्रबंधन और पार्किंग व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त इंतजाम करने पड़ सकते हैं। पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है। देश विदेश से पर्यटक आ रहे हैं। लेक सिटी में पर्यटक बड़ी संख्या में आएंगे। देसी पर्यटकों में भी उदयपुर का आकर्षण तेजी से बढ़ा है। दिसंबर माह के अंतिम दिनों में पर्यटन सीजन परवान पर रहता है। देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। लेक सिटी के लिए यह सीजन अच्छा रहने की पूरी उम्मीद है। पुलिस और प्रशासन को पार्किंग और ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए विकल्प तलाशना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा बुधवार को सीकर दौरे पर रहे।
करेंगे। यहाँ भाजपा कार्यालय में उन्होंने आगामी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ अहम चर्चा की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधायक निधि में भ्रष्टाचार और प्रदेश की राजनीतिक नियुक्तियों सहित कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। विधायक निधि में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यूडीएच मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि एक विधायक का रिश्वत लेते पकड़ा जाना और 3 अन्य के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन सामने आना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। यूडीएच मंत्री खर्रा ने जानकारी दी कि राजस्थान विधानसभा की एक विशेष कमेटी और मुख्यमंत्री के जरिए गठित अधिकारियों की हाई लेवल कमेटी इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। रिपोर्ट आते ही दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में निकाय चुनावों में हो रही देरी पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार एक राज्य एक चुनाव की नीति पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ओबीसी आयोग की राजनीतिक आरक्षण रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट मिलते ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देगा। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर उन्होंने इसे मुख्यमंत्री और शीर्ष नेतृत्व का विशेषाधिकार बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा सरकार के कार्यकाल को शून्य बताए जाने पर खर्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष को भाजपा के 2 साल और कांग्रेस के 5 साल के कामकाज की तुलना करनी चाहिए। हमने अपने कार्यों के आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। केवल बयानबाजी करने के बजाय विपक्ष को उन आंकड़ों पर चर्चा करनी चाहिए। मंत्री ने बताया कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर सांसद खेल प्रतियोगिताओं का समापन होगा। साथ ही 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन सिख गुरुओं के साहिबजादों की शहादत को समर्पित है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराना है। इस बैठक के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती और कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। पंचायती राज विभाग ने प्रदेश की 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों, 450 पंचायत समितियों और 41 जिला परिषदों में चुनाव कराने के लिए जिलावार फॉर्मूला तैयार कर सभी कलेक्टरों को भेज दिया है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी इकाइयों में जल्द ही वार्ड निर्धारण के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने स्थानीय निकायों के चुनाव 15 अप्रैल तक संपन्न कराने की समय सीमा तय की है। राज्य सरकार ने सभी 41 जिलों के कलेक्टरों को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों में वार्ड तय करने के दिशा निर्देश दिए हैं। पंचायती राज विभाग ने इसके लिए आबादी आधारित पैरामीटर भी निश्चित किए हैं। अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में 3000 की आबादी पर 7 वार्ड बनाए जाएंगे। इसके बाद हर अतिरिक्त 1000 की आबादी पर 2 वार्ड और जोड़े जाएंगे, यानी 4000 आबादी वाली ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो जाएगी। पंचायत समिति श्रेणी में 1 लाख की आबादी पर 15 वार्ड रहेंगे। यदि आबादी 1 लाख से 15,000 अधिक है तो 2 वार्ड और जोड़े जाएंगे। इसी प्रकार हर अतिरिक्त 15,000 की आबादी पर 2-2 वार्ड बढ़ेंगे। इस फॉर्मूले के तहत पंचायत समिति में वार्डों की संख्या 15 से बढ़कर 17, 19 या 21 तक जा सकती है। जिला परिषद श्रेणी में 4 लाख की आबादी पर 17 वार्ड बनाए जाएंगे, जबकि हर अतिरिक्त 1 लाख की आबादी पर 2 अतिरिक्त वार्ड जोड़े जाएंगे। इस स्थिति में यह संख्या 17 से बढ़कर 19 या 21 तक पहुंच सकती है। कुल मिलाकर जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, वार्डों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। जयपुर जिले में पुनर्गठन के बाद ग्राम पंचायतों की संख्या 457 से बढ़कर 596 हो गई है। जिले की 273 पंचायतों की सीमाओं में परिवर्तन कर 139 नई पंचायतों का गठन किया गया है। इसी प्रकार हाल ही में 85 नई पंचायत समितियों के गठन के बाद इनकी कुल संख्या 450 हो गई है। अब इन सभी इकाइयों में वार्डों का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही नए बने जिलों में पहली बार जिला परिषद चुनाव भी होंगे। इधर कुछ क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के बीच अधिक दूरी को लेकर विवाद भी सामने आए हैं। कई इलाकों में लोगों को पंचायत समिति तक पहुंचने के लिए 40 से 60 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ रहा है। नागौर जिले में इस मुद्दे पर सरपंच संघ ने विरोध दर्ज कराया है। संघ के प्रवक्ता रफीक पठान के अनुसार सरकार ने पहले घोषणा की थी कि 20 ग्राम पंचायतों पर एक पंचायत समिति बनाई जाएगी, लेकिन इस घोषणा का पालन नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप नई ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के बीच 40 से 45 किलोमीटर की दूरी बनी हुई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से अरावली पर्वतमाला के मुद्दे पर आज जयपुर में एक बड़ी प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। यह प्रेस वार्ता दोपहर 12:15 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन स्टेशन रोड स्थित पीसीसी कार्यालय में होगी। प्रेस वार्ता को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली संबोधित करेंगे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी अरावली पर्वतमाला को लेकर अपना बड़ा और स्पष्ट पक्ष रखेगी। प्रदेश कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए यह बताएगी कि उनके फैसलों से अरावली को किस तरह नुकसान पहुंच रहा है। प्रेस वार्ता में अरावली संरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस की आगे की रणनीति का भी खुलासा किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं के अनुसार अरावली को बचाने के लिए प्रदेश स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा भी इस दौरान सामने रखी जा सकती है। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा
कहा, अरावली को खत्म कैसे कर सकते हैं। पूरे प्रदेश की जनता में इसे लेकर गहरा आक्रोश है। भाजपा ने संकल्प पत्र में केंद्र के साथ मिलकर अरावली को सुरक्षित रखने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का वादा किया था, लेकिन आज वही केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इसे अवैध खनन कॉरिडोर में बदलने पर आमादा है। सनातन की दुहाई देने वाली सरकार राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए आस्था का इस्तेमाल करती है, जबकि अरावली में जहां खनन की अनुमति दी जा रही है वहां ऐतिहासिक मंदिर स्थित है। यह सिर्फ पर्यावरण पर हमला नहीं बल्कि जनता की आस्था और भावनाओं के साथ खुला विश्वासघात है। भाजपा राज में प्रदेश की शिक्षा प्रणाली सिर्फ आरएसएस की विचारधारा थोपने का जरिया बन गई है। आरएसएस से जुड़े राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रोत्थान सामान्य ज्ञान परीक्षा को विभागीय आदेशों के जरिए सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में अनिवार्य करवाया जाना बेहद चिंताजनक एवं नियमों का खुला उल्लंघन है। बच्चों से परीक्षा शुल्क लेना और स्कूलों को संघ के सहयोग के लिए बाध्य करना साफ दिखाता है कि शिक्षा से ज्यादा आरएसएस की संगठनात्मक घुसपैठ को प्राथमिकता दी जा रही है। भाजपा सरकार सिर्फ आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों के एजेंडे को स्कूलों तक पहुंचाने के रास्ते खोलकर शिक्षा को गर्त में धकेल रही है। ये विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में आरएसएस का दखल किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, मुख्यमंत्री जी के मेड़ता आगमन से पहले नागौर में किसानों द्वारा शांतिपूर्वक किए जा रहे आंदोलन पर प्रशासनिक दमन लोकतंत्र पर सीधा आघात है। सरकार के दबाव में किसानों और कांग्रेस जिलाध्यक्ष हनुमान बागड़ा जी पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी न सिर्फ निंदनीय है बल्कि संविधान की भावना के भी खिलाफ है। अपने हक को लेकर आवाज उठाना किसानों का अधिकार है, लेकिन ये सरकार हर आवाज को कुचलना चाहती है। संवाद और संवेदनशीलता इस सरकार में है ही नहीं। गिरफ्तार सभी लोगों को सरकार जल्द से जल्द रिहा कर न्याय सुनिश्चित करे।